हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्ज़ाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ समसामयिक घटना चक्र के एक सीरीज़ लेकर आए थे और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी तक इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के 18 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज इस वीडियो में हम 19 चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका चैप्टर है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसका सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और आर्टिकल 76 क्लोज 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, वह व्यक्ति महान्यायवादी की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 क्लोज 2 में ये बताया गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी कानूनी सलाह देगा जो राष्ट्रपति उन्हें देने के लिए कहते हैं। इसके बाद आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की जो पोस्ट होती है वह सिमिलर होती है महान्यायवादी की। महान्यायवादी केंद्र में कार्य करता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार में। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह कानून से संबंधित, विधि से संबंधित जो भी सलाह मांगी जाती है वह राज्यपाल को देता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित सैलरी लेते हैं। और जो महाधिवक्ता होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपनी पोस्ट को धारण करते हैं और राज्यपाल के द्वारा निर्धारित सैलरी को लेते हैं। इनके बाद आते हैं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, जिसे आप कंट्रोल ऑडिटर जनरल कैग भी कहते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका रिमूवल प्रोसीजर सेम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की तरह ही। महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को लोक लेखा समिति का आंख व कान भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में और कैग के बारे में। आगे इनके बारे में जो भी बताया गया है उन्हें हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है इन्हें कानून के सब्जेक्ट्स पर कौन सलाह देता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं। आर्टिकल 76 क्लोज 2 में महान्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर एडवाइस देता है, परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपना पद धारण करता है। ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? जो भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति के बारे में बताना है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा, बी राष्ट्रपति के द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और ऑप्शन ई लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने लास्ट में देखा। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे पहला प्रथम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन सी महान्यायवादी और ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम जो विधि अधिकारी होते हैं इसके रूप में आप किसे जानते हैं? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का महानियंत्रक, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी और ऑप्शन डी विधि सचिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, वह कौन व्यक्ति है? मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सचिव विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, राष्ट्रपति उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 क्लोज 3 में महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। यहाँ पर बोला गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय आते हैं, जितने भी कोर्ट्स होते हैं, उन सभी में हियरिंग का राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, विधि सलाहकार होते हैं, वह किसे एडवाइस देते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा को या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार को। जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वह किसे सलाह देते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र में न्यायालय आते हैं उन सभी में सुनवाई का अधिकार होता है। ऑप्शन ए महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी महान्यायवादी को, ऑप्शन सी अतिरिक्त महाधिवक्ता को और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, महान्यायवादी को। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय आते हैं उन सभी में सुनवाई का अधिकार होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आपको सही उत्तर बताना है। फर्स्ट में दिया गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल के बारे में वो बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला गया है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। आपका सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी के लिए नियुक्त तभी किया जाएगा जब उसमें वे सभी योग्यताएं होंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी होती हैं। थर्ड में बोला गया है कि उसे संसद के किसी भी सदन में सदस्य होना चाहिए।
तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर ऐसा महान्यायवादी के बारे में कहीं भी नहीं बोला गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। फोर्थ में बोला गया है कि संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है। तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो महाभियोग की बात की गई है वह केवल राष्ट्रपति के बारे में की गई है और किसी के बारे में भी नहीं की गई। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सही बताया गया है। आगे देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जरूरी होती है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह सदनों की किसी भी सदन में और सदनों की संयुक्त बैठक में और सांसद की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग भी ले सकता है, लेकिन अपनी वोट नहीं डाल सकता। आर्टिकल 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आर्टिकल 74 क्लोज 4 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसे पद से हटाने का अधिकार होता है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 88 में बोला गया है कि जो महान्यायवादी होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और इसी वजह से आर्टिकल 76 क्लोज 4 में बोला गया है कि राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में, तो आपको इनमें से सही स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर होगा, यानी कि एलिजिबल होगा। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एलिजिबल होगा, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। सेकंड में बोला गया है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करती है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। महान्यायवादी को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें दिया गया है ओनली 1 करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और आर्टिकल 76 क्लोज 1 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 76 क्लोज 4 में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, अवधारित करते हैं। तो ऊपर आपको क्या दिया गया था कि संसद निर्धारित करती है, वो गलत है। यहाँ पर आपका जो पारिश्रमिक महान्यायवादी का होता है उसे राष्ट्रपति निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इनमें से आपको करेक्ट पॉइंट को बताना है। फर्स्ट में दिया गया है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सेकंड में बोला गया है कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो सेकंड पॉइंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। थर्ड, लोकसभा में बोल सकता है। भारत का न्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोल सकता है। थर्ड पॉइंट पे आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी संसद में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वह वोटिंग नहीं कर सकता। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में वोटिंग नहीं कर सकता है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 88 में लिखा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले।
यानी कि उनकी कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन वह मतदान देने का अधिकार नहीं होता, उसे वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसे संबोधित करने का, उसे बुलाने का अधिकार किसे होता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन बी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होता है कि वह संसद को संबोधित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी उसकी बैठक में भाग ले सकता है, तो वह कौन व्यक्ति है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त और ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का सदस्य न होते हुए भी पार्लियामेंट की बैठक में भाग ले सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर आपको 4 पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार भी है और उनकी कार्यवाहियों में शामिल होने का भी अधिकार है और पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ होती हैं उनका सदस्य बनने का भी अधिकार है, लेकिन वह पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते हैं। कौन है ऐसे व्यक्ति? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोल भी सकते हैं, इनकी कार्यवाहियों में भाग भी ले सकते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्लियामेंट के सदन में वोट नहीं कर सकते। तो यहाँ राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी वोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भारत सरकार का अधिकारी होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं चाहे वह संसद के सदस्य ना हो फिर भी। इसलिए यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन में जो नाम दिए गए हैं वो उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल दोनों सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको उपराष्ट्रपति भी दिया गया है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति आंसर जो है वो भी सही हो सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है, अगर वह संसद में होता है, विचारणीय होता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। जिस समय उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचारणीय होता है, उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है और इस दौरान वह सदन का हिस्सा यहाँ पर बोला गया है कि और उस टाइम वह सदन का एक हिस्सा होता है। इस वजह से वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात है तो वहाँ महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है।
इसमें बोला गया है कि अगर आप संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात करते हैं तो उसका आंसर महान्यायवादी होगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसकी भागीदारी राज्यसभा में होती है, दोनों सदनों में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल, और ऑप्शन सी में दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वह पार्लियामेंट के किसी भी सदन में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं और बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी दोनों ही संसद के सदस्य न होते हुए भी इनकी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत के महान्यायवादी के, यहाँ पर न्यायवादी लिखा है, यहाँ पर महान्यायवादी होगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको महान्यायवादी के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ऑप्शन सी उसे संसद में मत देने का अधिकार है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी और डी दिया गया है कि उसे संसद में मत देने का अधिकार है और उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, पर ऑप्शन सी तो इसका आंसर है, इसलिए डी बोला गया है। यहाँ पर जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वह मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते और उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन से इनकरेक्ट है। भारत के महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट बोले। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको बताना है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होते हैं। जो सॉलिसिटर होते हैं वह क्या होते हैं। ऑप्शन ए एक सरकारी अधिवक्ता होते हैं, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी होता है, ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार होते हैं, और ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होते हैं, यह कानूनी एडवाइस देते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अतिरिक्त में इनके अलावा भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। जो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको सलाह देते हैं, उनको हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारत का सॉलिसिटर होता है, भारत का जो सॉलिसिटर होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार होता है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। जो भारत का सॉलिसिटर होता है वह कानूनी सलाहकार होता है, न्यायिक सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। जैसा आपने पीछे पढ़ा था कि भारत सरकार को महान्यायवादी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं, तो यहाँ पर सेम पूछा गया है कि राज्य सरकार जो होती है उसे कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, एडवोकेट जनरल, जिसे आप महाधिवक्ता भी कहते हैं। महाधिवक्ता कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवाइस देता है, उन्हें परामर्श देता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। आर्टिकल 165 क्लोज 2 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और आर्टिकल 165 क्लोज 1 में बोला गया है कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 क्लोज 3 में बोला गया है कि राज्य सरकार का जो प्रथम विधिक सलाहकार होता है वह एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को जो कानूनी एडवाइस देता है वह कौन होते हैं? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं। यहाँ पर बोला गया है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी महान्यायवादी को, ऑप्शन सी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। नंबर 25, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट है। सेकेंड में दिया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपील्य तथा सलाहकारिता अधिकारिता होती है, सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट दी गई है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सलाहकारी अधिकारिता होती है वह उच्चतम न्यायालयों की, सुप्रीम कोर्ट की होती है, उच्च न्यायालयों की नहीं होती। तो यहाँ पर आपको दोनों के दोनों पॉइंट गलत हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसमें दोनों पॉइंट गलत दिए गए हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 165 क्लोज 1 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। सेकंड पॉइंट में बोला गया था कि सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल 143 के अंडर में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की होती है। उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता होती है वह मूल तथा अपील्य होती है। तो यहाँ पर जो सलाहकारी अधिकारिता दी गई है उच्च न्यायालय की, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल 143 के अंडर में सर्वोच्च न्यायालय की होती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कैग होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी अध्यक्ष योजना आयोग के अध्यक्ष के द्वारा और ऑप्शन डी वित्त मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 148 क्लोज 1 में बोला गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 155(1) में बोला गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करेंगे, उन्हें प्रस्तुत करेंगे। आर्टिकल 151 क्लोज 2 में वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे। आर्टिकल 151 में क्या बोला गया है कि जो भारत के कैग होते हैं वह भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लेखा परीक्षण होंगे उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। और आर्टिकल 151 क्लोज 2 में बोला गया है कि राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करके उनकी रिपोर्ट को संबंधित राज्य के, जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे, उन्हें सौंप देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? यहाँ पर पूछा गया है कि कैग की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंडर में होती है? आर्टिकल 146, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्टिकल 148 के अंडर में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग होते हैं वह संघ के यानी कि केंद्र के जो लेखा संबंधी जितने भी प्रतिवेदन होते हैं वह सबसे पहले किसे प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी भारत के कानून मंत्री को और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति को। कैग केंद्र से संबंधित जितने भी लेखा संबंधी प्रतिवेदन होते हैं उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है। आपको पूछा गया है कि जो कैग की पोस्ट होती है किसके द्वारा सृजित की जाती है। ऑप्शन ए संसदीय अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी संविधान द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, संविधान में कैग की पोस्ट के बारे में बताया गया है, इसलिए आप ये बोलेंगे कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनके पद का सृजन संविधान के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। यहाँ पर आपसे कैग के टेन्योर के बारे में पूछा गया है कि उनका जो टेन्योर होता है वह कितने साल का होता है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का या फिर 7 साल का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 साल का। क्वेश्चन नंबर 30 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(3) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वेतन और उसकी सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 148 क्लोज 3 में बोला गया है कि जो कैग के जितने भी वेतन होते हैं और उनकी जो सेवा की शर्तें होती हैं वह पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित होती हैं। अतः संसद ने कैग के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया था, जिसके अनुसार कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उनकी जो अधिकतम एज दी गई है वह 65 एज दी गई है। वह 65 एज तक सेवारत रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इनमें से जो भी पहले होता है, चाहे उनके टेन्योर को 6 साल हो गए हों, चाहे उनकी एज 65 हो गई हो, तभी तक वह अपने पद पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कैग के बारे में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कैग के जो वेतन होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। ऑप्शन सी, सेवानिवृत्ति के बाद में वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो कैग होते हैं वह रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी सर्विस के लिए, जो गवर्नमेंट सर्विस होती है उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, कैग को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जाता। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 क्लोज 1 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कैग को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जाता है, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जज को हटाया जाता है। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 12 क्लोज 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। और आर्टिकल 148 क्लोज 4 में बोला गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद में कैग भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के जो भी पोस्ट होती हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो
कैग को हटाने की जो प्रोसीजर होती है वह किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का बराबर होती है। जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी रीति और आधारों पर कैग को हटाया जाता है, उनका रिमूवल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता? यहाँ पर आपको कुछ कर्तव्य दिए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कर्तव्य इनमें से कैग का नहीं होता है। ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षक करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षक करना और उनसे संबंधित जो भी प्रतिवेदन होते हैं उन्हें प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षक करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। फोर्थ में दिया गया है ऑप्शन डी में सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि यह कर्तव्य कैग का नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शन ए, बी और सी में दिए गए हैं यह सभी कर्तव्य कैग के होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि सार्वजनिक धन की जो भी सार्वजनिक धन होता है उसकी प्राप्ति करना और उनके निर्गम का नियंत्रण करना और ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये सभी कर्तव्य कैग के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वह सार्वजनिक धन की प्राप्ति और उनके निर्गम पर नियंत्रण नहीं करते हैं, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। उस पर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जो भी हो रहा है उसका बस रिकॉर्ड रखता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्य हैं वो है, फर्स्ट में दिया गया है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा भारत के बाहर किए गए जितने भी व्यय होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं और लेन देन होते हैं, उन सब की लेखा परीक्षा करता है। सेकंड में बोला गया है कि वह व्यापारी, निर्माण, धन संबंधी लाभ तथा हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। थर्ड, वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। फोर्थ, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। फिफ्थ, वह सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके, जो भी भारत का वित्त होता है उस पर नियंत्रण नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उसकी परीक्षा का कार्य करते हैं। जबकि ब्रिटेन का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह दोनों प्रकार के कार्य करता है, उनका परीक्षा भी करता है और उन पर कंट्रोल भी करता है। क्वेश्चन नंबर 34, लोक निधि के फलोत्पाद और आयशित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालयों का महत्व क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैग होते हैं यह लोक निधि के फलोत्पाद और आयशित प्रयोग को सुरक्षित करते हैं। इसके साथ साथ कैग के जो कार्यालय होते हैं इनका क्या महत्व होता है? फर्स्ट, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल घोषित करता है, तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कैग होता है वह राजकोष पर नियंत्रण नहीं करता है। सेकंड में बोला गया है कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या फिर कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति पर विचार विमर्श करती है। सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में दिया गया है कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो आपके थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ में दिया गया है कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लोक लेखा और
लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सकते हैं। तो जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल इनकरेक्ट है कैग के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही बताई गई है। फर्स्ट और फोर्थ आपके इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आर्टिकल 148 क्लोज 1 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसे संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध में आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। इसलिए आपके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी जो भी टीका टिप्पणी होती है उस पर जो फाइनल कार्यवाही होती है वह कौन करते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी संसद के और ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, संसद की जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 151 क्लोज 1 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सामने पेश की जाती है और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो भी टीका टिप्पणी होती है उस पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है, पार्लियामेंट की होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट की लोक लेखा समिति होती है उसकी बैठक में कौन प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग पार्लियामेंट की लोक लेखा समिति की बैठक में प्रेजेंट होते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है। आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां का वर्णित किया गया है। आर्टिकल 149 में कैग के जो भी कर्तव्य होते हैं और जो भी उनकी शक्तियां होती हैं उनके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कैग के कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज़ को बताता है। आर्टिकल 146, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आर्टिकल 149 में कैग की शक्तियों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 38, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो कैग होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो होती है, लेकिन उन्हें उनके पोस्ट से, उनके पद से कैसे रिमूव किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ कैग को केवल उन्हीं आधारों पर और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों और जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 148 क्लोज 1 में भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे और उसे केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आर्टिकल 124 क्लोज 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 124 क्लोज 4 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें केवल उनके कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाता है, वो भी संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा।
आगे इसमें बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि जब आप पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाते हैं तो उसमें जो उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या होती है, सदस्य संख्या, वह कम से कम 2/3 होनी चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित होना चाहिए और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि संसद के 3 सदन होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिस सत्र में समावेदन लाया जाता है राष्ट्रपति को, उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, उसी सत्र में उसको प्रस्तावित होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष भी उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। यहाँ पर आपसे कैग के बारे में पूछा गया है कि कैग का मित्र और मार्गदर्शक कौन होता है। ऑप्शन ए प्रवर समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर आपको बताना है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को लेखा परीक्षक से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य था वो सिर्फ सरकारी लेखा तक ही सीमित रखा गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1975, 1977, 1976 और 1981। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और जो कैग का कार्य था उसे सिर्फ सरकारी लेखा तक सीमित किया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैग अर्थात कर्तव्य शक्तियाँ और जो सेवा शर्तें हैं वह अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधित करके केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा CAG कैग का जो कार्य था वह केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया था। 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का जो कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की सहायता से किया गया। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्य के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 41, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। यहाँ पर आपको बताना है कि जो 1971 का संशोधन किया गया था जिसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अलग किया गया था और जो कैग के कार्य थे अकाउंटिंग का उन्हें उसके कर्तव्यों से मुक्त किया गया था। यह किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 1972 में, 1976 में, 1980 में और 1987 में। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 1976 में कैग के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के कार्यों को अलग किया गया था और कैग के जो लेखों की तैयारी होती है इसके उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्ति दे दी गई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। जो राज्य के वित्तीय लेखन होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल का, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री का, ऑप्शन सी राज्य वित्त सचिव का और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का होता है। तो जो राज्य के वित्तीय लेखन होते हैं इन पर नियंत्रण कैग का होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? जो लोक निधि होती है इसका अभिभावक किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन सी संसद को और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद को।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक नीति का अभिभावक कहा जाता है। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक नीतियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, इसलिए उसे लोक नीति का अभिभावक कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको कैग के कार्य पूछे गए हैं कि कैग क्या कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं कैग। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी पद होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ये सभी कर्तव्य कैग को दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 45। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के। यहाँ पर बोला गया है कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वह भारत के कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। ऑप्शन ए 12वें, ऑप्शन सी 13वें, ऑप्शन सी 14वें और ऑप्शन डी 15वें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इनसे पहले जो कैग थे वह राजीव महर्षि थे। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उप राज्यपाल बने थे। 2019 में गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको 2 लिस्टें दी गई हैं। एक साइड कुछ अधिकारी दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके संस्थान दिए गए हैं जिन्हें आपको करेक्टली मैच कर कर बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है, उसमें करेक्टली मैच दिया गया है, जिसे हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक सेवा लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय, भारत का न्यायवादी लोकसभा की बैठकें। नोट यहाँ पर एक नोट दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। भारत का महाधिवक्ता उल्लिखित है जो कि गलत है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी नियुक्त होता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं वह राज्य लेवल पर होते हैं और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह सेंट्रल लेवल पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको लोक वित्त सरकार के बारे में बताना है कि कौन सा पॉइंट आपका गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, ऑप्शन बी सार्वजनिक राजस्व, ऑप्शन सी वित्तीय प्रशासन और ऑप्शन डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। जो लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलाप आते हैं उनके अंदर सार्वजनिक खर्च का परीक्षण करना होता है, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय शासन होता है। आपके ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन ये सभी आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो चलिए आज के हमारे इस चैप्टर का 47वां जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन था।
इसमें हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।